आसपास हैं, कृपया एकता के माध्यम के रूप में अनुवाद मिनिस्ट्री ऑफ और इस कार्य अकादमी की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं और मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। मीडियम ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। स्पीकर्स आर रक्षानंजलि रेखा सेठी, चेयर्ड बाय हरीश नारायण। रक्षा मैडम और रेखा मैडम का, और मैं साहित्य अकादमी के उप सचिव डॉक्टर देवेंद्र कुमार देवेश जी से अनुरोध करता हूं कि वे उचित पुस्तक रही मंटो स्टोरीज, कातिल का गीत, बिल्ली सुर बकरिया, आधुनिक भारतीय अंग्रेजी कहानी तथा इस सदी की तथा सुनते थे शहर, महिला कॉलेज की पूर्व उप प्राचार्य तथा प्रोफेसर हैं। आपने 5 पुस्तकें। इसे गुजारिश करूँगा, आई रिक्वेस्ट है कि आप इस बारे में जो कहना चाहती हैं इनिशियली आप कहें। रेखा जी टू द साहित्य अकादमी, लेकिन मैं अपने साथ एक बहुत सीरियस किस्म का पर्चा लिख के लाई थी क्योंकि मुझे लगा उनके ही बहुत अच्छा लगा। इट ब्रॉट अ स्माइल टू माय फेस, क्योंकि मेरी जनरेशन के जो लोग हैं शायद उन्हें याद होगा कि एक सरकार का स्लोगन हुआ करता था, अनेकता में एकता। और आप चाहे फिल्म देखने जाइए या दूरदर्शन पे, आपको ये स्लोगन तो नज़र आता ही था, लेकिन फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया की तरफ से एक छोटा सा कार्टून फीचर था जिसमें एनिमेशन के जरिए अनेकता में एकता की बात की जाती थी, और एक बड़ा क्यूट सा उसका एक जिस बहुत, तो एक तो उससे बिल्कुल अपना बचपन याद आ गया। और दूसरी बात एक पर्सनल ऋण है, डेट है जो साहित्य अकादमी की तरफ से है और ट्रांसलेशन के हवाले से है, और जिसका पब्लिकली एक्नॉलेज करना मुझे लगता है ज़रूरी है। बहुत साल पहले मैं एक दफ़ा किसी काम से आई थी यहाँ पे, और लिटरेचर के एडिटर थे शायद, जी हाँ DS राव, मुझे कुछ लोगों को याद होगा। तो उन्होंने, ये 91 की बात रही होगी, और उसी वक्त प्रेमचंद का कॉपीराइट से आज़ाद हुआ था टेक्स्ट, कोई भी उसको ट्रांसलेट कर सकता था। तो डॉक्टर राव ने अप्रोपोज नथिंग कहा कि मेरे पास ये कहानी है, आप ज़रा इसको ट्रांसलेट कर दीजिए। मैंने कहा सर मैंने तो कभी ट्रांसलेशन किया नहीं है। आई वॉज इन माई लेट 20s एट दैट पॉइंट, 29 और समथिंग, एंड आई हैड नो पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन राइटिंग, certainly none whatsoever in translation till that point. इसे आपको देख के लगता है कि आपकी स्पोकन हिंदुस्तानी तो ठीक है, हिंदी पढ़ लेती है, मैंने कहा हाँ, उर्दू पढ़ लेती है, मैंने कहा हाँ, अंग्रेजी तो आपकी ठीक ही मालूम दे रही है, तो ये कहानी है, ये लीजिए और ट्रांसलेट कीजिए। और उन्होंने मुझे प्रेमचंद की मंदिर और मस्जिद दी। वो मेरे फादर के पास एक बैटर्ड पुराना टाइपराइटर था, उसमें मैंने टाइप किया, वो वापस उनको दिया, और उन्होंने इंडियन लिटरेचर में छाप किया। अर्ली 92 तक हो गया, और मुझे तो जैसे शेर के मुंह को खून लग गया, और वो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ ट्रांसलेशन से। और आज 30 साल बाद मैं जहाँ हूँ, जो मैं ट्रांसलेशंस करती हूँ, ये सब डॉक्टर राव और एक लिहाज से साहित्य अकादमी की बदौलत। तो एक बहुत बड़ा कर्ज भक्ति पीरियड में जो हुआ इस देश में, उसको एक बहुत बड़ा मानती हूँ ट्रांसलेशन की जर्नी का। यानी जो भक्त पोएट थे नॉर्थ और साउथ के, नहीं नाम गिनवाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सब उनसे वाकिफ़ हैं, एकनाथ हों, सूरदास हों, कबीर हों, नानक हों, इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया ट्रांसलेशन के लिए। जो कबीर हमें ग्रंथ साहब में पाए जाते हैं, थोड़े से वेरिएशन के साथ ही भले हो, मैं उसको भी ट्रांसलेशन का एक माइलस्टोन मानती हूँ। और नॉर्थ ऑफ द विंध्यास एंड साउथ ऑफ द विंध्यास क्या हो रहा है इस बड़े मूवमेंट के जरिए, जो मिडीवल इंडिया में एक लहर की तरह छा जाता है, इसको भी मैं ट्रांसलेशन के जर्नी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानती हूँ। एक और हिस्टोरिकली मैं एक माइलस्टोन समझती हूँ, बल्कि ये तक कह सकते हैं कि आप पेट्रन सेंट मानती हूँ मैं उनको, वो है अकबर के 9 रत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना को समझ में ये बात बहुत जल्दी आ गई कि ट्रांसलेशन वो ज़रिया है जिससे आप एंशिएंट टेक्स्ट को प्रिजर्व भी कर सकते हैं। जो संस्कृत के टेक्स्ट हैं, उन्होंने अटेलियर स्टूडियोज़ अपने बनवाए जहाँ बहुत से ट्रांसलेशन हुए। बेचारे मुगलों को जो था अलग अलग अटेलियर्स में हो रहा था, ये बहुत सराहनीय है। एक और कोटियर थे अकबर के, जिन्होंने रज़्म नामा
के नाम से एक बहुत बड़ा ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट इनिशिएट कराया जो अकबर के सुपरविजन में था। ये महाभारत का ट्रांसलेशन था और रज़्मनामा में जो आज उसकी मल्टीपल कॉपीज़ हैं, कई म्यूजियम्स में, कई आर्काइव्स में रखी हुई हैं। इसी तरह अब्दुल रहीम खान खाना ने रामायण के ट्रांसलेशन कराया। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है इन स्टूडियोज़ के बारे में वो ये भी कि पहली मर्तबा the active translation and painting come together because they were all illustrated texts. So what is interesting is that today we think of translation as just a text-based activity, and yet medieval India has lessons for us that it is possible to bring together the arts on the same folio, on the same page, and how one complements and supplements the other. So when you look at these illustrated translations of the Ramayana, the Mahabharata, or the various other Sanskrit texts, which were incidentally then translated into Persian. Only later were they translated into Urdu and other texts. Why? Because Persian was then the court language. So there is the work. And remember also why I think Abdul Rahim Khan Khana is a kind of a patron deity for modern day translators of our generation, is also because Rahim is a bit of a linguist himself. अकबर के कोर्ट में पोर्चुगीज़ आ चुके हैं। उन पोर्चुगीज़ मिशनरीज से रहीम ने थोड़ी बहुत पोर्चुगीज़ भी सीखी। उन्हें हिंदी या हिंदवी कह लीजिए, ये तो आती ही है। हमने जो रहीम को अपने स्कूल टेक्स्ट बुक्स में देखा है वो रहीम दास के तौर पे देखा है, उनके दोहों को हमने पढ़ा है। तो रहीम को एक से ज़्यादा ज़बानें आती हैं और उनको अलग अलग तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ सेंचुरीज जंप करके अगर हम 20वीं सदी में आते हैं तो मुझे एक बहुत बड़ा योगदान दिखता है प्रोग्रेसिव राइटर्स का। ये न सिर्फ बाहर के जॉन्स को यहाँ लाते हैं, यानी शॉर्ट स्टोरी एटलीस्ट हिंदी और उर्दू में तो हम कह सकते हैं कि एक नई इजाद है। इससे पहले हमारे पास दास्तान है, फसाने हैं, एपिक्स हैं, लेकिन ये मुख्तसर सी चीज़ एक शॉर्ट स्टोरी जो है ये मेरा मानना है कि एक वेस्ट से आई है। मॉपसा, ओ हेनरी, सोमरसेट मॉप, इनसे। और ये जो प्रोग्रेसिव्स हैं ये काफ़ी हद तक बाइलिंगुअल हैं, इन्होंने और अदब पढ़े हैं और इनमें से कई जो सोशलिस्ट विचारधारा के हैं या कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं उन्होंने बहुत से सोशलिस्ट टेक्स्ट पढ़े हैं। याद रखिए कि ताशकंद में उस वक्त एक फ्लरिशिंग ट्रांसलेटर्स ब्यूरो है जहाँ बहुत से ट्रांसलेटेड टेक्स्ट आ रहे हैं, न सिर्फ सोशलिस्ट टोम्स या कम्युनिस्ट टोम्स बल्कि भांति भांति के टेक्स्ट हिंदुस्तान में एक फ्लड की तरह से आ रहे हैं। They are rooted through this Tashkent Translators Bureau. People's Publishing House जैसे जो पब्लिशिंग कंपनीज हैं वो बहुत कम कीमत की बहुत से ऐसे टेक्स्ट बना रही हैं, छाप रही हैं जो ज़रूरी ये उनमें से ज़्यादातर लेफ्ट लीनिंग है, लेकिन सब तरह की चीज़ें हैं। ये भी याद रखना चाहिए कि मंटो cuts his teeth as a writer, as a translator first. आप सर ये मुझसे बेहतर जानते हैं और आप तो मंटो पे जो आपका काम है कि मेरे जैसे लोग भी जो आज लिख रहे हैं we cut our teeth in the act of writing through translations. And Manto is very lucky that he has a mentor called Abdul Bari Ali during his Amritsar days, who introduces him to not just the possibility of earning his living through the pen, but also puts him in touch with these Russian masters, with Maupassant, with the French symbolists, and धीरे-धीरे करके मंटो शुरू में ट्रांसलेशन करते हैं। जो लाहौर से एक रिसाला निकलता है आलमगीर, वहाँ छपते हैं और बहुत बाद में रूसी कहानियों के नाम से वो होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मंटो एक एग्जाम्पल है, लेकिन प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट के फोल्ड में ऐसे बतेरे नाम हैं जो अपने आप में बड़े लेखक हैं लेकिन जिन्होंने बहुत से अनुवाद किए और उनको फ़ायदा ये है कि वो बाइलिंगुअल हैं, कि उनको एक दो या दो से ज़्यादा ज़बानें आती हैं और वो वेस्टर्न लिटरेचर से बखूबी वाकिफ़ हैं। तो चाहे वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक हो, चाहे वो इंटीरियर मोनोलॉग हो, जो हमारे लिए नए हैं एज जॉन्स, एज आइडियाज़। तो ये भी समझना ज़रूरी है कि ट्रांसलेशन न सिर्फ एक टेक्स्ट को आप तक लाता है बल्कि एक पूरे संदर्भ को, एक पूरे कॉन्टेक्स्ट को आप तक लाता है। और हिंदुस्तान जैसे जो बहुभाषी है, जो मल्टीलिंगुअल, मल्टी कल्चरल, मल्टी दिस मल्टी दैट है, यानी खाना पीना से लेके देश, वेशभूषा, कपड़े, सभी चीज़ों के जहाँ इतने फ़र्क हैं
तो मुझे लगता है कि ट्रांसलेशन से बेहतर कोई ब्रिज नहीं हो सकता उस डिफरेंसेस को पाटने के। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर कुछ बात से बात निकलेगी तो और ये उसी सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कि ये निश्चित है भक्तिकाल की उन्होंने बात की ही, तो अगर हम क्लासिकल लैंग्वेजेस भी देखें जैसे कि संस्कृत, तमिल, बांग्ला का साहित्य, तो बहुत भारतीय भाषाओं का साहित्य किसी न किसी एक टेक्स्ट को मूल मान के उस पर आधारित, मतलब अनुवाद उस तरह से नहीं था लेकिन भावांतरण जरूर था। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, शिव पुराण, ये सब आधार बने साहित्य की शुरुआत के। अगर भारतीय भाषाओं के साहित्य का इतिहास देखते हैं तो आरंभिक कृतियां जो थी इन्हीं पर आधारित थी। इसी तरह जब कोई पूछता है कि भारतीयता की अवधारणा क्या हो सकती है, तो भारतीयता की अवधारणा इन्हीं सब के बीच में है कि सब एक समय पे अलग अलग प्रांत में बैठे हुए अलग अलग भाषाओं में एक ही जैसी बात कैसे सोच रहे हैं, चाहे वो भक्तिकाल हो, आधुनिक युग हो या उत्तर आधुनिक जो दुनिया है। उसने अनुवाद के लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खोल दी है, चाहे किसी भी कारण हो। लेकिन ये हैरानी की बात नहीं है कि कोरियाई लेखक को जब सम्मानित किया गया और नोबेल पुरस्कार मिला तो हर कोई उसे पढ़ना चाहता है। तो ये एक नई तरह की जिज्ञासा, एक नई तरह की जागरूकता जो भाषाओं के प्रति पैदा हुई है और जिसमें वो भावना नहीं है कि मतलब एक प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं है, बल्कि एक समागम। Friends, I want to briefly talk about two things. पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, चूँकि विषय है यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड ट्रांसलेशन एज ए मीडियम, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारे देश में भाषाई विविधता क्या है। Not that you don't know, but to you I want to remind myself. This country has taken certain decisions at the time of independence, keeping in mind that this is perhaps the biggest human laboratory as far as languages of the world are concerned. पहला फैसला हमने किया कि हम इस देश की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं रखेंगे। बहुत सारे लोग इससे नाराज हैं, अभी भी गलत सलत कह देते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। वो इसलिए कि इस देश में जब देश आज़ाद हुआ तो कम से कम 25-30 बड़ी भाषाएं थी जिनमें सैकड़ों साल से साहित्य की रचना होती थी। तो क्या फैसला करें? इसलिए हमने उसका एक सब्स्टिट्यूट निकाला, 8 शेड्यूल, जिसमें हमने शुरू किया 14 भाषाओं से। 14 languages are listed which are national languages. We have added up to 22 I think by now. So we have 22 and we gave them the equal status. But we also needed one single language to try and interpret one to the other, to administer ourselves and so on. उसके लिए हमने हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा बनाया, राष्ट्रभाषा, और साथ ही अंग्रेजी, क्योंकि हम दुनिया की तरफ भी देखना चाहते थे। और अगर भाषाएं गिनें, if you count the languages, there are more than 500 languages and some of them are unfortunately called dialects. They are as good as languages, but they are called dialects, in which we are indulging in creativity, either through literature, which means in writing, creativity in writing, or through what has been called as orature. But ये यूनिटी कैसे आएगी इस विविधता में, ये लोगों ने, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने बड़े ध्यान से सोचा। और जहां हम बैठे हैं, in 1954 साहित्य अकादमी was created. Its primary brief was and continues to be translation from one language into another. But why? Where is the need? क्या ज़रूरत है अनुवाद की देश की प्रगति में, या देश की डेवलपमेंट में, या देश के एवोल्यूशन में, खासकर साहित्य के अनुवाद?
literature mirrors, they say in a cliche, mirrors society. So and every community has its own language, which is around, surrounded by its own culture. So in a country which has so many major languages, we have so many major cultures. And these cultures, when they come in contact, two things can happen. They can collaborate and they can confront one another. Since we wanted to build one composite culture, हमने सोचा कि हम इनको एक दूसरे से जोड़ें. वो जोड़ेंगे कैसे? जब हम एक दूसरे को समझेंगे. समझेंगे कैसे? जब हम एक दूसरे का साहित्य पढ़ेंगे. और साहित्य पढ़ने के लिए अनुवाद बहुत ही एसेंशियल था. इसलिए साहित्यकार भी बने. और आज आपके सामने देख सकते हैं ये जो पौधा लगाया गया था, मेरा ख्याल पहले प्रेसिडेंट साहित्य अकादमी के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, खुद थे. तो आप सोच सकते हैं, टुडे आई थिंक more than one book is published every single day by साहित्यकार. 400 से ज़्यादा किताबें हम हर साल छापते हैं. So you can see. But the significance has been recognized by the nation of this translation through another thing, NTM. I'm sure you have all heard of National Translation Mission, which is the biggest translation mission in the world with hundreds of crores of rupees. Why? Because this is the only medium through which we can bring about that unity in diversity. Second part में briefly मैं अनुवाद करता हूँ थोड़ा बहुत. क्या है कि मेरे दोनों कोलीग्स ने ये बात कही कि जैसे आपने एग्जांपल दिया कि रघुवीर साहब जी ने कहा कि मैं अगर किसी कविता के भाव को नहीं पकड़ सकता अपनी कविता में, तो वैसी कविता का एक अनुवाद करता. You see, in the European tradition, every writer was a translator. आप जितने बड़े राइटर्स को देखेंगे वो अनुवादक भी थे. शायद वो दब गया, उतना लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं. पर आपने मंटो का जिक्र किया. नहीं, बहुत बड़े बड़े राइटर्स. मंटो ने सिर्फ रूसी नहीं, फ्रेंच लिटरेचर का भी अनुवाद किया. His translation of Vera, that play by Oscar Wilde, I think written in French, he translated. और जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अनुवाद आपको जो सबसे बड़ी चीज़ प्रदान करता है वो ये है कि यू आर एबल टू डिकंस्ट्रक्ट ए टेक्स्ट. जैसे औरतें, मेरी माँ के ज़माने की मैं बात जानता हूँ, वो दीज वर होल टाइम एम्प्लॉइज ऑफ होम, ऑफ चिल्ड्रन एंड हस्बैंड, मैनेजिंग ए फैमिली. वो क्या करती थी, दोपहर को जब बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड काम पे चले गए, तो सर्दियों में बैठ के स्वेटर बुनती. और क्या करती थी, मुझे एक बात याद आती है. वो कोई अच्छा डिज़ाइन लगता था तो दूसरी औरत से कहती थी, बहन जी ये मुझे एक दिन के लिए दे दो, मैं ये मोग अपने हस्बैंड या बेटे के स्वेटर में डाल देना चाहती हूँ. तो एट नाइट आई वुड बी शॉक्ड, माई मदर कुड बी अनडूइंग दैट स्वेटर. मुझे डर लगता था कल वापस करना है, कैसे करोगी तुम ये. What she was doing was, she was deconstructing the pattern, and while reconstructing it, she learned it. This is precisely what literary translation does. You deconstruct not only the content, but also the manner, the style. जिसका जिक्र आपने किया. So many writers actually began as translators, and then became writers. Right? From my personal example, for about 20 years when I had been a translator, I finally picked up the courage to become a story writer. और मैंने हिंदी या अंग्रेजी में कहानियाँ लिखनी चाहिए. अंग्रेजी में अभी छपा नहीं है, कुछ एक तैयार है, एक टेक्स्ट, लेकिन हिंदी में 2 टेक्स्ट है. What I want to finally say is something which I have not seen many people talk about. अनुवाद एक पंचायती शतरंज है. It is a collective game of chess. आपने अक्सर देखा होगा छोटे कस्बे गांव में चारपाई या टूटी कुर्सी के सामने एक तिपाही रख के वहाँ एक शतरंज की बिसात बिछी है, 2 लोग शतरंज खेल रहे हैं. 2 people are playing chess. There are chessmen before them, there is a chessboard. And there are 20 people sitting in front
and are standing in front and watching. Suddenly one of the persons playing picks up a chessman, let's say रूख उठाता है और वो उसको रखना चाहता है, दूसरा आदमी उसका हाथ पकड़ लेगा। जो देख रहा है, खेल नहीं रहा है, कहता अबे क्या कर रहा है, मर जाएगा। Somebody answered, नहीं, ठीक है, चलो। Nominally 2 people are playing, actually 10 people are playing. अनुवाद में बिल्कुल यही है। मैं आपको 20 एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ कि अनुवाद की किताब पे नाम हरीश नारायण का होता है, लेकिन उसमें कितने लोगों का योगदान है। मैंने साहित्य अकादमी के लिए निराला के एक छोटे नोवेला बिल्ले सुख बकरिया का अंग्रेजी में अनुवाद किया। कहने का तो वो हिंदी में है, मैंने मान लिया मैं करूँगा। 28 साल लगे जनाब मुझे 85 पेज की किताब कर। कहने को वो हिंदी में है, एक्चुअली वो बैसवाड़ी में है। बैसवाड़ी एक बहुत छोटी जुबान है जो फतेहपुर और इलाहाबाद के बीच में भी बोली जाती है, जहाँ की निराला खुद। बहुत सारी चीज़ों के लिए मुझे ढूंढना पड़ा कि कोई बैसवाड़ी स्पीकर मिल जाए। भैया बताओ ये भांटे क्या होते हैं? फरेंदे लटक रहे थे ये फरेंदे क्या होते हैं? Similarly, one last example and I'll shut up after that. I was translating Chinua Achebe into Hindi. Chinua Achebe is an Igbo speaker. Nigeria is multilingual like us. In his writings you have English, standard English, non-standard English like we have Indian English and standard Indian English. Plus हमारी जुबानों में लिखते लिखते हम अपनी जुबान में भी आ जाते हैं. I was translating a story and suddenly one of the characters says, "Biko akpakwana oku." अरे अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी लिख रहे हैं, उसका अनुवाद कर रहे हैं, बीको अकपकवाना ओकू कहाँ से आ गया? Writer, sorry, use another language. They use it in a manner that you can guess by and large. I could guess the meaning, but I wanted to be very sure. I was teaching at JNU campus. मैंने नाइजीरियन विद्यार्थी ढूंढने शुरू किए रक्षांदा जी। एक मिल गया, उसको पकड़ा, कैंटीन में कॉफ़ी बड़ा खिलाया। मैंने कहा भाई बताओ बीको अकपकवाना ओकू का मतलब क्या होता है? उसने कहा माफ़ कीजिए मैं तो योरुबा स्पीकर हूँ, ये तो बड़ा और कॉफ़ी गई। फाइनली आई डिड फाइंड योरुबा सॉरी Igbo speaker who told me and my guess was more or less. अब कहानी के संग्रह में और साहित्य अकादमी ने छापा, वो ट्रांसलेशन था गर्ल्स एट वॉर एंड अदर स्टोरीज अचेबे की, फौजी लड़कियां तथा अन्य कहानियाँ। एंड वहाँ तो उस गरीब का जिक्र ही नहीं है। हरीश नारायण क्रेडिट ले रहे हैं सारा कि उन्होंने कहानी अनुवाद कर दी। सो फ्रेंड्स, लेट्स रिमेंबर देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु कंट्रीब्यूट टू an act of translation, but whose names never come. Thank you very much for